हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है, आप कोई सा भी कोर्स करो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, एनसी वेब में या रेगुलर कॉलेज में, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर एनवायरनमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये सभी कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के एनवायरनमेंट के, जिसमें हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको हम इस वीडियो को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले इस लेसन में आप क्या क्या सीखोगे, आज आप ये पढ़ोगे और साथ ही साथ में पर्यावरण का परिचय पढ़ोगे। पर्यावरण के आप सभी के 4 घटक हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वातावरण मंडल और जीव मंडल। यहाँ तक आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। बाकी जैसे जैसे आप सभी के लिए नई नई वीडियोस आएगी उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आप सभी के लिए कवर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात, मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा का पूरा जो एक यूनिट है उसको मैं 3 लेक्चर में कवर करूं, नहीं तो उससे ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होगी तो उससे ज़्यादा भी बनाया जाएगा। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट का नेम आई होप आप सबने देख लिया होगा। इसमें आप सभी को पर्यावरण का अध्ययन और एक परिचय पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट लेसन है आप सभी का ये, और इसके अंदर पर्यावरण क्या है हम इसको जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को आपको पढ़ाने के इनको क्या उद्देश्य है। सबसे पहले जो भी पाठक है वो पर्यावरण को समझेगा, पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझेगा, और पर्यावरण किन बुनियादी घटकों से मिलकर बना है। यानी ये जो एनवायरनमेंट हमारे सामने हमें दिखता है, एनवायरनमेंट क्या है भी हो सकता है मैं आपको ये मानता हूँ कि आप एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं जानते, तो हम यहाँ से बताना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो पर्यावरण होता क्या है, क्यों ज़रूरी है और किन किन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है, ये आपको पता चलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पर्यावरण अध्ययन का अनुशासन की अवधारणा, यानी पर्यावरण जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंट आप सभी को इसमें सीखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, इस विषय के अंदर जो है बहुविषयक दृष्टिकोण है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप नॉट ओनली आप इसमें एनवायरमेंट ही नहीं पढ़ोगे, बल्कि इसके अंदर आप अपनी सोसाइटी के अंदर ही काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे जो आपको जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ एज अ एक अच्छे सिटीजन होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, आप सभी के मन में पर्यावरण को लेकर क्या धारणा है ये भी आप लोगों के मन में बदलाव आना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरणवाद, यानी पर्यावरणवाद ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं जो पर्यावरण को सुरक्षा करने की बात करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, ये ऐसे विषयों के बारे में आप सभी को, पर्यावरण की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता चलेगा। साथ ही साथ में एक तो स्थिरता और सतत पोषणीय विकास। आप सभी को पता है सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास यानी एक ऐसा विकास जिसमें संसाधनों को हम इस प्रकार से यूज करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकें। स्थिरता का मतलब है कि एक टिकाऊपन आए जिससे हमारा क्या हो सके, डेवलपमेंट अधिक से अधिक हो सके। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपका परिचय स्टार्ट हो गया है, हमने ये देख लिया इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और इसमें से कोई चीज़ क्वेश्चन वैसे तो आने नहीं वाली, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे आपको ये जानना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आपके लिए स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जैसे कि पर्यावरण बताया गया है, पर्यावरण को अंग्रेजी में आप सभी का एनवायरनमेंट कहते हैं, और ये एनवायरनमेंट जो है आप सभी का फ्रेंच भाषा का एक शब्द है आपका एनवायरन, इससे लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे आसपास। यानी हम अपने अगर चारों ओर सराउंडिंग चीज़ें देखें तो वही हमारा पर्यावरण है। हम अपने चारों तरफ देखें कुछ भी, या फिर वो सब कुछ जो हमें चारों तरफ से घेरता है, यानी जो हमारी प्रकृति में मौजूद है, चाहे वो जीवित प्राणियों का घटक है या अजीवित प्राणियों का घटक है, वो सभी जीवित प्राणियों के घटक के अंदर आ जाएगा आपका सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जानवर। और अगर हम अजीव घटक की बात करेंगे तो इसमें आपका हवा, वायु, धूप, ये जैविक और अजैविक दोनों के दोनों घटक जो हमारी चारों तरफ आपके सराउंडिंग में आपको दिख रहे हैं, यानी आपके चारों तरफ आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो नहीं भी दिख रही, वो सारी चीज़ जो आपके चारों तरफ मौजूद है वो सभी पर्यावरण का क्या करती है, निर्माण करती है। आप सभी को ध्यान रखना है, पर्यावरण आखिर अंग्रेजी में इसे इन्वायरमेंट कहते हैं, और ये फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आसपास या हमारे चारों ओर।
हमारे चारों ओर वो सब कुछ, चाहे वो जैविक अवस्था में हो चाहे अजैविक अवस्था में हो, जो भी हमें घेरता है वो सभी क्या कहलाता है, वो पर्यावरण का एक हिस्सा कहलाता है, या उन्हीं सब चीज़ों से मिलकर ही एक पर्यावरण का निर्माण होता है। आप सभी को याद रखना है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कब अधिनियम बनाएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि एक तो एनवायरमेंट शब्द का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जानने को मिला। और साथ ही साथ में एनवायरमेंट को सुरक्षा करने के लिए भारत में संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, पर्यावरण को परिभाषित किया गया है इस अधिनियम के तहत। देखो बताया गया है पर्यावरण में जल, वायु, भूमि शामिल है, और अंतर संबंध यानी इन सभी का जो आपस का संबंध है, जल, वायु, भूमि, मानव और अन्य प्राणी, चाहे वो पौधे हैं चाहे सूक्ष्म जीव है, इन सभी के बीच में मौजूद जैविक और अजैविक घटक के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है, उन सभी को, जिससे हमारी पृथ्वी पर एक रहने लायक जीवन उत्पन्न हो पाया है, वो सभी वातावरण हमें जो प्रदान करती है ये सारी चीजें मिलकर, वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इसके अंदर हम देखें कि मनुष्य के रहने के लिए एक परितंत्र का निर्माण होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो प्रकृति से ही हम अलग अलग तरह की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, चारा, दवाइयाँ। इसके अलावा हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें अपने व्यापार के लिए कच्चा माल या फिर जो भी वस्तुएं निर्माण होती है वो सभी के सभी हमारे पर्यावरण में मौजूद होती है। उन्हीं कच्चे माल का हम उपयोग करके क्या कर पाते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बताया गया कि मानव जाति द्वारा जो है मानव जनित समाज के अंदर प्राकृतिक संसाधन होना बहुत जरूरी है, मनुष्य के लिए भी, और साथ साथ हमारे जो अन्य प्राकृतिक संसाधन है उनके लिए भी, आप सभी के लिए पर्यावरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे, जलमंडल। अब यहाँ पर अब आप देखोगे पर्यावरण के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें सूर्य के आसपास और भी कई सारे ग्रह हैं, लेकिन उन सभी ग्रह में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा जो है स्थान है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन मौजूद है वर्तमान समय पर। अगर हम देखें तो केवल जैविक और अजैविक घटकों की बात नहीं करते, बल्कि यहाँ पर बहुत कुछ है। इसके अंदर पर्यावरण के अंदर और भी चीजें हैं जो जैविक अजैविक घटकों के अलावा भी है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो बेसिक मोटे तौर पर हम जो कंपोनेंट्स हैं पर्यावरण के, उसको एक तो जैविक घटक में डालेंगे और आपका अजैविक घटक में, इन दोनों में, एक इस वाले कॉन्सेप्ट में, एक इस वाले कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले जहाँ ऊर्जा और भू रासायनिक चक्रों का आप सभी को पता है। देखो मैं अभी अजैविक के अलावा भी क्यों कह रहा था, क्योंकि आपको पता है सन है, सन से किरणें कहाँ आती है, पृथ्वी पे आती है। जो पृथ्वी पे जब किरणें आती है तो ये हम जो सनलाइट है ये किसको किस कैटेगरी में डालेंगे, तो ये हमारे तो अजैव घटक के अंदर ही आएगा, लेकिन बट फिर भी हम इसको जैव अजैव घटक से अलग रखते हैं, क्योंकि हमारे सराउंड से नहीं, काफ़ी दूर से हमारे पास ये चीज़ें पहुँचती है ये, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसको अलग बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें, पृथ्वी के ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, यानी पृथ्वी जो है उसको कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली बात तो ठोस है, जो चट्टान देखने को मिलती है हमें। दूसरा तरल है, यानी जल जो देखने को मिलता है। गैस भी है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जिसे हम वायु के रूप में देखते हैं, और आपको पता है गैस भी अलग अलग तरह की गैस है, ऐसी चट्टानें भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे कहीं पठार है, कहीं पठार है, कहीं समतल है, कहीं खाई है। जल की बात करें तो जल भी अलग अलग तरीके का है, कहीं मीठा पानी है, कहीं पेयजल है, और कहीं पर हम देखते हैं कि खारा पानी है, जिसे हम लवणीय जल भी कहते हैं। तो स्थल मंडल सबसे पहले, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, स्थल यानी लिथोस, लिथोस का मतलब होता है चट्टान। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला बाहरी क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, और तीसरे नंबर पे आपका आता है क्रोड या कोर क्षेत्र आ जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एक आपको मेंटल मिल जाएगा, एक कोर मिल जाएगा आप सभी को, और एक मिल जाएगा आपको क्रस्ट, ठीक है, जो कि उसके पृथ्वी के ऊपरी पार्ट है, ये क्रस्ट का पार्ट है, आपने ये देखा होगा क्रस्ट, ये क्रस्ट है ऊपर का पार्ट है। मेंटल जो है ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आंतरिक कोर का मतलब ये पूरा नीचे का रीजन। इसमें लिथोस्फियर जो है कंक्रीट सबसे भारी परत है। ये देखो लिथोस्फियर आपको मिलेगा, जो पर्वतीय इलाका है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आप लोगों का ये लिथोस्फियर कहलाता है। ध्यान रखना है आप सभी को। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंक्रीला यानी पर्वत वाला, ये जो रीजन आपको दिख रहा है इस तरीके का, ये कौन सा है, लिथोस्फियर। आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हो, यहाँ पर लिथोस्फियर। देखो क्या लिखा है, क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सोइल्ड
सॉलिड मेंटल, यानी अगर हम देखें तो जो ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट है, इसके अंदर आपके चट्टाने, पर्वत और साथ साथ खनिज वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। इसमें बड़े बड़े पहाड़, पठार, खाइयाँ और साथ साथ में घाटियाँ, समुद्र तल, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के हैं। अगर हम बात करें लिथोस्फीयर में सबसे ऊंची जगह तो माउंट एवरेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपक्षय, अपरदन, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भू रासायनिक चक्र, ये सारे के सारे जो है कहाँ पर होती है, ये आपके स्थल मंडल पे ही होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। स्थल वनों को, स्थल मंडल को भी अगर हम देखें तो कई तरीके से विभाजित किया जाता है। कहीं पर ही इसके परितंत्र के आधार पर, कहीं पर वन्य तंत्र, कहीं अलग अलग तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं। तो ये आप सभी का हो गया स्थल मंडल। अब आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका जल मंडल। जल, जो को ग्रीक भाषा में जल को क्या बोलते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो यानी अर्थात पानी। हाइड्रोस्फीयर जो है ये ठोस, अगर हम देखें ठोस रूप में, बर्फ के रूप में है हमारे पास जल, और ग्लेशियर के रूप में है हमारे पास में। दूसरा तरल रूप में देखेंगे तो लिक्विड जो है हमारे पास पानी के रूप में, और गैसीय रूप में भी हमारे पास में क्या है, जल है, जो कि भाप के रूप में मौजूद है, जो कि वाष्प बनता है, इवेपोरेट होता है, आप सभी को पता है। और चरणबद्ध रूप से पृथ्वी पर ये मौजूद है, यानी तीनों अवस्था में ही पृथ्वी पर हमें देखने को ये मिलता है। जल की बात करें तो पृथ्वी की कुल सतह पर, अगर पूरी पृथ्वी है तो 3/4 भाग जल ही है। आपको पता है 70% से ज़्यादा ही है वैसे तो आपका जल है, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखें इस जल में से भी दो तरीके का जल है, एक तो लवणीय जल है, एक सॉल्ट वाटर है लवणीय, जिसे खारा पानी बोलते हैं, और दूसरा आपका मीठा पानी। तो 97 जो है लवणीय जल है, 97%, और 3% ही ऐसा जल है जो कि ग्लेशियर, नदी, झील, तालाब में ऐसे हैं जो कि ताज़ा पानी है, या फिर हम कह सकते हैं पीने के योग्य है, और जल चक्र का भी एक प्रमुख अंग है। इसके अलावा इस जल की वजह से ही रहने की दशा या और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे डिवाइड किया गया है वाटर को। 97% जो वाटर है वो कैसा वाटर है, आपके समुद्र में है, जो कि खारा पानी है, सॉल्ट वाटर है। इसके बाद में आप सभी का फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में भी 2% ऐसा है जो ग्लेशियर के रूप में हमारे पास जमा है, और 1% ऐसा है जो हमारे ग्राउंड पर, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, इन सब जगहों पर ही आपको देखने को मिलता है। जल का वितरण आपको पता चल गया। अब अगला आएगा आप सभी का वायुमंडल। तो वायुमंडल, इसे हम देखेंगे ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपका एटमॉस बोला जाता है, और एटमॉस का अर्थ मतलब क्या होता है, वाष्प होता है। गैसीय अवस्था अगर हम देखें तो पृथ्वी पर कई तरह की गैसें, सबसे अधिक मात्रा में आपसे पूछा जाता है कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो आपका ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे आपका आर्गन। चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको ध्यान रखना है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा जल वाष्प की मात्रा, वायु का द्रव्यमान, और वायुमंडलीय दाब जो है, ये जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है ये सारी चीज़ें क्या होती रहती है, कम होती रहती है। आप सभी को याद रखना है ऊंचाई के साथ में परिवर्तन, तापमान है उसमें परिवर्तन का दर्द होता है, और हार्श होता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा, इसीलिए पहाड़ों पर मौसम ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई बड़ी होती है। वायुमंडल को अगर आप देखोगे तो 4 परतों में विभाजित किया जाता है, जिसमें क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से इसको विभाजित किया जाता है। हालांकि आप आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हो, तो मैं अभी यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने नहीं वाला, आप सभी को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर बताया ही भी गया है वैसे, लेकिन आगे आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा, और आप आगे से ही पढ़ना। देखो यहाँ पर बताया भी गया है अलग अलग परत को। अब आपका आ जाता है जीव मंडल। इसके बारे में जीव मंडल देखो, ग्रीक लैंग्वेज में बायोस का मतलब होता है जीवन। पर्यावरण के, पृथ्वी पे ऐसी दशा है जो कि ऐसा पर्यावरण है जहाँ पर वायुमंडल, आपका स्थल मंडल, जल मंडल, और ये सभी, इन सबको जोड़ने में आपस में किसी की भूमिका होती है, तो वो होती है जीव मंडल। क्योंकि हमारे लिए जीव मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य इस जीव मंडल पे ही रहता है। अगर ये जीव मंडल नहीं होगा तो इस वायुमंडल, इस स्थल मंडल, इस जल मंडल का कोई योगदान नहीं है, या फिर इसकी कोई भूमिका नहीं है। आप सभी को बताएं, हमारे जो भी सजीव हैं उनको 2 कैटेगरीज में डाला जाता है। एक तो आप सभी स्वपोषी को देखते हैं। स्वपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। और विषमपोषी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे मनुष्य होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। आप बोलोगे मनुष्य तो खुद खाना बनाता है, यानी उनकी बॉडी खुद नहीं बना पाती। जैसे पेड़ होता है, पेड़ पौधे अगर हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, सूर्य की सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। आप सभी को बताएं पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन स्वयं अपने शरीर में बाल लेते हैं। जैसे हम मुंह खोलते हैं, हम खोलते हैं, रोटी खाते हैं, चबाते हैं, फिर हम
उसको त्यागते भी हैं। तो ये हम विषमपोषी हैं। हम अपने शरीर में जो पोषण हमें मिल रहा है, जो हमें शरीर में एनर्जी मिल रही है, उसके लिए हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। चाहे वो शिकार के लिए हम देखें, चाहे हम खाने पे या शाकाहारी भोजन देखें या कोई भी चीज़ देखें, तो हम विषमपोषी हो गए। पेड़ पौधे कैसे हो गए? आपके स्वपोषी हो गए। आपको ध्यान रखना है। इस जीव मंडल पे कुछ तो आपके हो गए जो जैविक हो गए, दोनों तरीके के जैविक बता दिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो अजैविक है। जैसे मैंने आपको धूप, पानी, मिट्टी, चट्टान, फलाना ढिकाना, आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। अब देखो यहाँ पर आप सभी के लिए आ जाता है इसके क्वेश्चन। तो फिर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्षोभ, विक्षोभ, आयनन, समताप, सबके बारे में। जलमंडल की पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गैस है? चारों ओर कौन सी गैस है आप सभी को पता है। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नाइट्रोजन, इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी है, लेकिन आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इनके बारे में बताना है आप सभी को। इसका संयोजन कहाँ पर होता है? तो जीव मंडल पे पहली लाइन में ये भी आपको यहाँ पर बताया है, इन सब का जो संयोजन है वो कहाँ पर होता है? केवल एक ही जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर बायोस्फीयर का हिस्सा है। अब देखो कोर जो है, अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इसका आंसर लिख लोगे। पृथ्वी की ऊंचाई के साथ में तापमान की दर क्या कहलाती है, या किसको कहते हैं? इसे तापमान बढ़ता है, तो ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा? घटेगा। और जितना ज़्यादा नीचे जाओगे आप, जितना गड्ढा करोगे, वहां से तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर कम होती है। आपको ये याद रखना है। इस तरीके से आज का जो फर्स्ट लेक्चर था आप सभी के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक दिए गए हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो कीजिए। इसके अलावा व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप उस पर भी जा सकते हो। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, कोई भी क्वेरी होती है आप यहाँ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर लगभग 1000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर एग्जाम से पहले आप सभी के लिए कुछ आपकी हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हम हेल्प करते रहते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।